नाज़रीन, माशी अशारिये चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आवाम के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, जब तक उनका अपना बजट, जब तक उनके लिए अशिया जरूरिया, अशिया खुरनोश और दीगर आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें उनकी पहुंच में नहीं आ जाती, वो माशी अशारिये चाहे हुकूमत उसके लिए कितने ही ज्यादा कामयाबी के दावे करे, वो बिला बेसूद ही रह जाती हैं। मौजूदा जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद हमें सब कुछ अच्छा नजर आने लगा, सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगा। वो माशी अशारिये चाहे वो गंदम की पैदावार के हवाले से हो, बम्पर क्रॉप्स की रिकॉर्ड पैदावार हो, उसके साथ साथ चाहे वो तरसीलात ज़र हो, हुकूमत की जानिब से जो आदाद शुमार पेश किए गए और वजीर आजम साहब ने जो बात की कि मुश्किल वक्त खत्म हो चुका और अब मईशत के हवाले से बहुत बेहतरी आ जाएगी, आइंदा आने वाला दौर बहुत अच्छा होगा, खुशहाली का होगा। अगर हम आपको यह बताएं यहां पे कि कुछ आदाद शुमार, कुछ फिगर्स जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, जो बुनियादी अशिया जरूरिया अगस्त 2018 और आज मई 2021 में, आज की तारीख में उनकी कीमतें क्या हैं, उस वक्त उनकी कीमतें क्या थी, अगर चीदा चीदा कुछ चीजें हैं जो आपके सामने पेश हम करें तो उनमें से बुनियादी तौर के ऊपर आटा जो कि अगस्त 2018 में 39 रुपए फी किलो था, मई 2021 में 70 रुपए फी किलो और 31 रुपए का इसमें इजाफा। चीनी 60 रुपए थी अगस्त 2018 में और मई 2021 में चीनी 102 रुपए, 42 रुपए का यह इजाफा। दाल मूंग 129 रुपए फी किलो थी जो कि आज 260 रुपए फी किलो और 131 रुपए का इजाफा। पत्ती 200 ग्राम ये 205 रुपए थी और आज इसकी कीमत 230 रुपए है, 25 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। घी का जो 2.5 किलो का डब्बा था वो 480 रुपए का था जो आज 775 का हो गया और 295 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 98 रुपए थे और आज 150 रुपए फी दर्जन है ये, और इनमें जो इजाफा हुआ वो 52 रुपए का हुआ। दूध की अगर हम बात करें, दूध फी लीटर 100 रुपए था, आज 120 हो गया, 100 इसमें 20 रुपए का इजाफा हुआ। बासमती चावल जो टूटा था वो 90 रुपए फी किलो था जो कि आज 110 रुपए है और 20 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। मुर्गी जिंदा 116 रुपए थी, आज 250 रुपए है, 134 रुपए का इजाफा इसमें हुआ। बड़ा गोश्त हड्डी वाला 400 रुपए फी किलो था, आज 650 रुपए हो गया और 250 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। बिजली फी यूनिट 50 यूनिट तक, यह वाज़ेह है कि फी यूनिट 50 यूनिट तक 2 रुपए इसकी कीमत थी, आज 6.26 है और 4.26 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। गैस 3.37 MMBTU तक 128 रुपए इसकी कीमत थी जो कि आज 141 हो गई है और ये 13 रुपए इसमें इजाफा हुआ। पेट्रोल फी लीटर 93 रुपए था और आज 110 है और इसमें 17 रुपए इजाफा हुआ। ये तमाम तर चीजें, इसमें एक आम आदमी का बजट बुरी तरह से मुतासर हुआ। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर माशी अशारिये दुरुस्त में गामजन है तो आम आदमी तक उसके समरात क्या पहुंचे हैं और जो उसका बजट मुतासर हुआ है, क्या वो इस बजट में, इस तनख्वाह में, इन वसाइल के अंदर रहते हुए अपना और अपने घर वालों का जो गुजर बसर है वो मुमकिन बना सकता है, और कैसे यह बजट बन सकेगा? गो के हुकूमती वजीर, मुशीर और पूरी हुकूमती मशीनरी इस बात के ऊपर अब जोर दे रही है कि मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आबद क़य्यूम सुलेही साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI के हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरूक सलीम साहब माहिर माशियात मेरे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, तज्जियाकार माहिर माशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेही साहब, सर आपसे आगाज करता हूं और माशाल्लाह मेरे तीनों आज जो आप मेहमान हैं अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मईशत के अंदर हमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा नजर आ रहा है? जी शुक्रिया रईस। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी से पहले भी कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आ रही होगी। जो गंदम की फसल है उसके बारे में चूंकि जो मेजर डिफरेंस आया वो ये था कि हर साल हार्वेस्टिंग के दौरान कटाई के वक्त बारिश और ज़्यादा बारी होती थी जिसकी वजह से फसल की अच्छी खासी मिकदार जो है उसको नुकसान होता था। इस दफ़ा खुदा का शुक्र है कि जो
मौसम था ये साजगार रहा। पंजाब में गंदम की फसल जो है वो एक रिकॉर्ड पैदा हुई और आज ही के जो फाइनल फिगर इस वक्त गंदम के रिलीज हुए हैं वो 27.3 मिलियन टन है। 26 मिलियन टन के हदफ के अगेंस्ट 27.3 मिलियन टन गंदम जो है वो पैदा हुई है। इसी तरीके से बाकी फसलें भी, कपास के अलावा कपास में एक नुमाया कमी देखने में आई, लेकिन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में आपको नुमाया इंप्रूवमेंट नजर आई। दूसरा जो था इफेक्ट वो था लो बेस इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि पिछले साल के नंबर इतने मनफी और इतने कम थे कि इस साल थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट होती तो परसेंटेज में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देती। जैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सर्विसेज सेक्टर जो है वो पिछले साल नेगेटिव था। अब जब आप नेगेटिव ग्रोथ से कंपेयर करते हैं अगले साल को, तो और अब वाकईतन जो चीज़ें थी, एक्टिविटी वो भी बेहतर थी पिछले साल की निस्बत, तो वहाँ पे हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी आई। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जब आप बात करते हैं तो वो जो नंबर्स हैं वो खुद बोल रहे हैं। सिर्फ गाड़ियों की सेल में या सीमेंट की सेल में इजाफा नहीं हुआ, ट्रैक्टर्स की सेल में भी इजाफा हुआ, यूरिया खाद की सेल में भी इजाफा हुआ, मोटरसाइकिल की सेल में भी इजाफा हुआ, 3 व्हीलर्स की सेल में भी इजाफा हुआ, तो टेक्सटाइल में इजाफा हुआ। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था ये एक बहुत बड़ा सेवियर बना और इंशाल्लाह ये इससे ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आजाद माशी तज्जियाकार हैं वो अभी भी ये जो 3.94 की जो ग्रोथ है उस पर एग्री नहीं करते, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज IMF की मिसाल दी जाती है, वर्ल्ड बैंक की जो अशारिये थे वो जिस फिगर्स पे हुवर कर रहे थे, हमारी फिगर जो है उससे कहीं ज्यादा नजर आती है। तो आप समझते हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा था फॉर एग्जांपल कि जी तकरीबन 20% रेमिटेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, पिछले साल उन्होंने कहा था। हमारे इस वक्त रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा की रेमिटेंसेस जो हैं वो लिए बैठे हैं और इस वक्त जो उम्मीद की जा रही है कि शायद 30 बिलियन के लगभग रेमिटेंसेस को टच कर जाए, $30 बिलियन को। मेरा ये कहना है कि शायद ये जब फाइनल नंबर आए तो 3.94 से भी ऊपर जा चुका हो, और उसकी वजह यह है कि पिछले साल मई और जून जो था वो वर्चुअली लॉकडाउन था। सिद्दीकी साहब, आप भी यही समझते हैं कि अब जो एक्चुअल फिगर जब आएंगे, जब सारी कंसोलिडेशन होगी, तो ये 3.94 से भी ग्रोथ एक्सीड कर जाएगी? लेकिन मेरा सवाल यही है कि ये जो नंबर्स भले एक्सीड कर जाएं, आम आवाम पर इसके असरात मुरतब कब होंगे, वो इससे कब मुस्तफीद होंगे? देखिए, पहले मैं आपसे ये बता दूं कि इस हुकूमत के जो पहले 2 साल थे उसमें जो मईशत की औसत शरह नमू थी वो थी 0.75%, जो पाकिस्तान की तारीख में सुस्त तरीन। मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस साल जो है वो आपका ग्रोथ रेट रहेगा 4.5%, 4.5%, 3.94 से कहीं ज्यादा। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि अगर जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं उसमें जो 4 साल जब हुकूमत के पूरे होंगे तो औसत ग्रोथ रेट जो रहेगी वो 2.5% रहेगी, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5%। असल जो चीज़ आपको देखनी है कि देखिए, दुनिया भर में वैक्सीनेशन लगी, इक़्तिसादी पैकेजेस दिए गए, तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। लेकिन ये हम क्यों बोल रहे हैं कि भारत जहाँ तबाही आई है, मोदी की मनूसत भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, वहाँ कोविड-19 भी असर ज़्यादा है। उनके लिए जो है प्रोजेक्शन IMF कह रहा है 12.6 और बांग्लादेश के लिए कह रहे हैं 6.8। लेकिन जो चीज आपका मेन कंसर्न जो है वो ये है कि ये 4.5% की जो ग्रोथ होगी ये अवाम पर कानून के खिलाफ बोझ डालकर हासिल की जा रही है। अवाम को इसके जो इक़्तिसादी पैकेजेस दिए गए हैं वो वन टाइम है। तो 5 कम से कम ऐसे रीजंस हैं कि ये शरह नमू 2022 में बरकरार नहीं रहेगी और अवाम को तकालीफ भी बढ़ेंगी, मुश्किलात भी बढ़ेंगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं तकालीफ बढ़ेंगी, मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, चले अगर ग्रोथ हो रही है, अवाम भी थोड़े ग्रो कर जाए, उनका बजट भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाए, उनकी आमदनी भी ग्रो कर जाए। देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था। देखिए, मैंने कहा था 5 ऐसे रीजंस हैं। देखिए, सिंपल बात। अच्छा, ये 5 फैक्टर्स हैं क्या? जरा मुझे भी बता देना। मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए, बात ये थी कि आप ये देखें, मार्च से जून 2020 तक स्टेट बैंक ने जो हमारी शरह सूद है वो 13.25 से कम करके जो है वो 7% कर दी। अब आप ये देखिए कि आज डिस्काउंट रेट 7% है, अफरात ज़र 11.1% है। तो जो कर्जे ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 70,000 बोरोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। अब वो असल रकम से कम वापस करेंगे, इसलिए कि रेट बहुत कम है। मगर दूसरी तरफ क्या हुआ कि 2 करोड़ से ज्यादा जो डिपॉजिटर्स हैं
सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और वो था कि प्रॉफिट लॉस शेयर करनी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 की खिलाफवर्जी की, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A की खिलाफवर्जी की, आईन पाकिस्तान की शिक 3 की खिलाफवर्जी की, और जो फरवरी 2020 था उसमें 2 करोड़ खातेदारों को जो मुनाफा मिला था वो था 11.25, और उसके बाद जुलाई में जो मिला है, जुलाई 2020 में वो मिला है 5.5%। तो आपने जो ये 11.25 से करके उसको 5.5 पे ले आए, तो इन लोगों को 450 अरब, ठीक है सर, तो राइट सर, 4.5। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को जरा सर मैं आगे जरा ले चलता हूं। मैं डॉक्टर फरूक सलीम साहब से भी जरा इसी चीज के ऊपर से कमेंट ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। आपके नजदीक, आप खुद भी वैसे हुकूमत की माशी टीम का कुछ अरसे के लिए सही लेकिन हिस्सा जरूर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो फिगर्स हैं आम आदमी तक इसके समरात आपको पहुंचते हुए नजर आते? देखिए फरीद साहब, एक मैशत होती है मैशतदानों की, एक मैशत हमने देखी है वो सियासतदानों की है, और एक मैशत है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। देखिए, आप कोई मैशतदान नहीं चाहिए, आपको कोई वजीर खजाना नहीं चाहिए, आपको कोई वजीर आजम नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि भाई आपकी मैशत बड़ी जबरदस्त जा रही है। जो पाकिस्तानी गोश्त खरीदने जाता है, आटा खरीदने जाता है, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, चीनी खरीदने जाता है, महीने का बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही है। उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको आप, मुझे एक मईशतदान नहीं चाहिए जो उसको समझाए कि भाई आपकी मईशत बड़ी जबरदस्त जा रही है। वो खुद से जानता है कि मईशत अच्छी है या बुरी है। दूसरी ये है कि मईशत को बड़ा ही पेचीदा बना के सामने रख दिया जाता है, जबकि आम आदमी की मईशत जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल सिंपल है, और शायद 3 से ज्यादा चीजों के इर्द गिर्द वो ज्यादा नहीं। उसका जिक्र आपने भी किया, एक आटा है, एक चीनी है, और एक मैं समझता हूँ बिजली का बिल है। ये 3 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत घूमती है। वो ये कहते हैं कि 3 साल पहले, जैसे आपने कहा कि अगर हमें 35-40 रुपए का किलो आटा मिल रहा था, आज वो 70-75 का मिल रहा है, क्या वो कम हो जाएगा? उनकी मईशत ये पूछती है। जब वो ये पूछते हैं कि क्या वो कम हो जाएगा, आगे से उनको आप जवाब देते हैं कि हमारी रिमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। फिर वो सवाल पूछते हैं कि 55 रुपए की चीनी जो हम खरीदा करते थे वो अब 110 पे पहुंच गई है, क्या वो वापस 55-60 पे चली जाएगी? आप उनका जवाब ये देते हैं कि भाई बड़ी मुबारक हो, आपका करंट अकाउंट सरप्लस बहुत सरप्लस में चला गया है, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट हुआ करता था। तो जवाब कुछ और मिल रहा है, सवाल कुछ और उठाया जा रहा है। मईशत मेरे नजदीक और 22 करोड़ पाकिस्तानी के नजदीक बड़ी ही सिंपल है। ये नंबर्स गेम्स क्या फर्क पड़ता है? राइट, आपने भी बात की इसी चीज के ऊपर। मैं इस चीज के ऊपर एक ब्रेक लेता हूं, जरा फिर दोबारा आऊंगा जरा डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, इन्हीं तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो डॉक्टर फरूक सलीम साहब कहते हैं कि नंबर चाहे जितने भी अच्छे हो जाए, ग्रोथ चाहे हम जितने अच्छे फिगर्स दे दे, लेकिन जो बुनियादी सवालात है वो अभी भी उन्हीं तमाम चीजों के गिर्द घूम रहे हैं। यानी सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। एक ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि तमाम चीजें घूम रही हैं कीमतों के ऊपर, 33 माह तो हो गए हैं इस हुकूमत को, तो डॉक्टर साहब कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो सकी अब तक? देखिए फरीद, इसमें दो फैक्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में कमोडिटी बूम है। कोविड की रिकवरी की वजह से माशाल्लाह जो वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ उसके वजह से इकोनॉमीज भी रिकवर कर रही हैं, लोग भी रिकवर कर रहे हैं, मांग में इजाफा हो रहा है। तो आप देखिएगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं पिछले साल की निस्बत इस वक्त उनमें बहुत तेजी आई है। आटा, चीनी और दाल की कीमतों में भी डॉक्टर साहब इन्हीं फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ा है क्या? मैं उस पर भी आता हूँ। कुछ दालें जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो दालों की कीमत जो है वो भी बाहर बढ़ी है। एडिबल ऑयल या खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। सोयाबीन जो है, सोयाबीन की कीमत जो पिछले साल के आखिरी 3 महीनों में तकरीबन उसमें 60% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आपका जो ये पोल्ट्री फीड थी उसमें इजाफा हुआ और चिकन की कीमत को एकदम पर लग गए थे। तो ये चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेड
चीजें हैं उनकी कीमतें तो शायद बढ़ती रहें और ये पूरा अगले 6-7 महीने लेकिन आप नहीं समझते डॉक्टर साहब कि इन कीमतों के बढ़ने और इनके कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट की जो अमलदारी है वो मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम नजर आती है? जी, वो वहां पे हमें नाकाम नजर आ रही है जहां पे कि वो अशिया जो कि पाकिस्तान खुद से पैदा करता है, मसलन आटा हम खुद पैदा करते हैं, आटा तो जाहिर है हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे। पिछले साल गंदम की एक क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से गंदम जरूर इम्पोर्ट करना पड़ी, लेकिन हुकूमत उस पर भी सब्सिडी दे के उसको देने की कोशिश कर रही थी। उसके बावजूद ओपन मार्केट में आटे का रेट जो था उसमें वो उस तरह से कमी देखने में नहीं आई। इस दफ़ा आटे की कीमत जो है ये मुझे स्टेबल दिखाई दे रही है पिछले साल की निस्बत, और उसकी वजह यह है कि पिछले साल तकरीबन ये एक पीक पे पहुंच चुकी है। अभी 1450 की बजाय 1800 रुपया जो है वो उस पर हुकूमत ने खरीदा है, यानी 10 रुपये फी किलो तो डायरेक्टली गंदम की कीमत बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद आटे की कीमत जो है वो मेरा ख्याल है कोई 65-70 रुपए के गिर्द स्टेबल ठीक है। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा। जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल करीम सुलेही साहब कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका असर पड़ा है कीमतों के बढ़ने के हवाले से, लेकिन जब ये तमाम चीजें अब ग्रो अगर कर रही हैं, आप समझते हैं कि क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म हमारे पास है कि अगर इकोनॉमी सही ट्रैक पर आ जाए और वो अगर चल पड़े, ये कीमतों में कमी भी कोई होगी, लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि इस हुकूमत के आने से पहले जो 3 साल थे उसमें औसत जो अफरात ज़र था वो 4.1% था स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक। 2019 जो पहला साल था उसमें तो कोरोना नहीं था, वो 6.8 आ गया था। अगले साल अगर आपको मैं बताऊं 20 में एक वक्त ऐसा आया कि देही इलाकों में खाने पीने की कीमतों में 23.8% का इजाफा हुआ, ये भी रिकॉर्ड पर है। दूसरे के पेंडेमिक के बाद जो तमाशा हुआ वो ये था कि जनवरी 2021 में हमारा अफरात ज़र था 5.7, फरवरी में ये हो गया 8.7। एक महीने में इतना बड़ा फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए बिजली के नर्ख? इसलिए कि टैक्सों की चोरी हो रही थी, बिजली की चोरी हो रही थी। आपने टैक्स एमनेस्टी दे दी उनको, लोगों को, और जब टैक्स एमनेस्टी दी तो उसमें कानून बनाया कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ जो है वो हम उनके असासे जब्त कर लेंगे और उनको जेल भेज देंगे। वो ना असासे जब्त करते ना जेल भेजते, उनसे टैक्स ले लेते। किस तरह ले लेते वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझते हैं टैक्स एमनेस्टी देना वो गलती थी हुकूमत की उस वक्त? नहीं, देखिए 1.5% पर अगर आप प्रॉपर्टी की माफी देंगे, 15 स्टोरी बिल्डिंग या 10 स्टोरी बिल्डिंग को 1.5% पर आप कहते हैं मैं माफ कर दें, सारी दुनिया में और पाकिस्तान में कभी इतनी कम शरह पर एमनेस्टी नहीं दी गई। चले दे दी। कानून ये बनाया था कि जो इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनसे फिर हम रिकवरी करेंगे, लेकिन अभी तक वो रिकवरी नहीं की। और पीटीआई के लोगों का कहना है कि ये ताकतवर तबकों का दबाव है, हम नहीं कर सकते। 900 अरब रुपए मिल सकता था। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया है और डिक्लेयर किया है 10,000। तो क्या मुश्किल है कि आप जो उसने 1 करोड़ डिक्लेयर किया है आप उसके रोक दें और उससे कहेंगे भाई तुमने कहां से दिया, इस पर टैक्स कहां दिया? तो 9 नहीं, देखिए ना, ये तो आपके सामने है ना। बैंकों में डिपॉजिट पड़े हुए हैं, नेशनल सेविंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड्स हैं। तो 900 अरब रुपया मिल सकता था कानून के मुताबिक एफबीआर को। किसी कहीं जाने ना मुकदमे की जरूरत थी ना कुछ। मैं इसी चीज को जरा डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ आ जाता हूं ना। डॉक्टर साहब, ये जो बात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि 900 अरब रुपए मिल सकते थे एफबीआर को, एफबीआर के हवाले से आज ही वजीर आजम साहब ने जो है ट्वीट किया और बड़ी तारीफें की हैं कि एफबीआर ने कम से कम जो है वो 4143 बिलियन रुपीस जो जुलाई से मई तक का है उसमें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन किया है। ये क्या मुश्किल थी वैसे इस फिगर को लेने के लिए या ये अमाउंट कलेक्ट करने के लिए जिसका तस्करा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने आज जो एफबीआर को शाबाश दी है वो एफबीआर वाले डिजर्व करते हैं, उनको क्रेडिट जाता है। जो उन्होंने 4,000 अरब से ज्यादा के रेवेन्यू इकट्ठे कर लिए हैं। दो डिटेल्स की बात उसमें आती है। पहली ये कि तकरीबन 60 से 70% ऐसे रेवेन्यूज हैं जो या तो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, वो जो इकट्ठे जिसमें एफबीआर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं बनता, वो उनके पास खुद ही इकट्ठे होते चले जाते हैं। दूसरा मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, वो हमारे जो हुकूमत के खसारे हैं उनको दूर करना है। देखिए, आज से 11 साल पहले तकरीबन 1500 अरब टैक्स इकट्ठा किया जाता था जो हम सब हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाते थे। आज हुकूमत हमें खुद बता रही है कि वो 4000 अरब पे पहुंच गए। इसका मतलब कि तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
लेकिन उसके 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 तादाद में अगर आप देखिए तो 11 साल पहले जो 2000 अरब के हुकूमती खर्चात थे वो आज 8000 से तजावुज कर गए हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हुकूमती अखराजात 2000 अरब से तजावुज कर गए। ये 2000 अरब थे आज से 11 साल पहले, आज वो 8000 से तजावुज कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम टैक्स बढ़ाए चले जाएं, अगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का खून भी चूस लिया जाए, फिर भी जो हुकूमत के खर्चा, हुकूमत के खसारे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको गैप पूरा नहीं किया जा लेकिन वो जो हुकूमत की ऑस्टेरिटी स्कीम थी इस गवर्नमेंट की, क्या वो ऑस्टेरिटी स्कीम सिर्फ उस वक्त तक के लिए थी? आज उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्या हुकूमत अपने खसारे कम करने की तरफ अब तवज्जो उसकी हट गई है? देखिए, आपने कहा 33 महीने गुजर गए हैं, टोटल में इनके पास 50% से ज्यादा टाइम गुजर गया है। पिछले 3 साल के हकायक या 33 महीने के जो हकायक हैं उसमें यह है कि अखराजात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें एक हकीकत यह है कि कर्जात बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज जो हम पहले कर रहे थे कि चीनी और आटे की कीमत जो 100% 3 साल में बढ़ी है, वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको कोई भी 3 साल का ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो और आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। तो ये तारीखी चीजें हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि आपकी और मेरी औसतन आमदन जो है पाकिस्तान में वो भी गिर गई है। तो दो धारी तलवार चली है यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, और उसका नतीजा अब सामने नजर आ रहा है। तो ये 1000 दिन, कुछ ज्यादा दिन हो गए हुकूमत को आए हुए, 1000 कोई 10-15 दिन हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, और 1000 दिन पहले तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे, आज 9 करोड़ हैं। तो ये तो आपके पास नतीजा सामने नजर आ रहा है। हुकूमत का जो अवलीन तरजीह है, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ा गोल है, वो ये होता है कि आपने गुर्बत दूर करनी है अपने अपने शहरियों की। तो ये गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। आप जितना मर्जी ढंढोरा पीट लें करंट अकाउंट डेफिसिट का और इंपोर्टेड चीजों का और कमोडिटीज की इंटरनेशनल प्राइसेस का, यहाँ पे गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ रही है। सर, अगर आप कह रहे हैं कि गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ गई है तो फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़ गई है? इसका जवाब मैं एक ब्रेक के बाद लूंगा। डॉक्टर आबिद करीम सुलेही साहब आपसे भी, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और डॉक्टर फरूख सलीम साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर आबिद करीम सुलेही साहब, फरूख सलीम साहब जो बात कर रहे थे कि गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है, आमदनी भी सुकड़ रही है, लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम है ये इसमें इजाफा कैसे हो गया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा आबादी के ऊपर जिसको तकसीम करना था, ये आबादी उससे कहीं ज्यादा कम करके उसको तकसीम करके दिखाया गया, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो गया। नहीं फरीद, शायद ये टेक्निकली उस तरीके से नहीं हुआ। ये अगर आप बेस लाइन देखें तो जो हमारी थी मर्दमशुमारी वो तो 2017 में होगी थी, लेकिन 17-18 की पर कैपिटा इनकम, इसी तरीके से 18-19 की पर कैपिटा इनकम और 19-20 की पर कैपिटा इनकम पुरानी आबादी के लिहाज से ही वो चलती आ रही थी। क्योंकि जब तक असेंबली, नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है वो उसको सर्वे के जो मर्दमशुमारी के नंबर्स को अप्रूव ना करती, उस नंबर को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो अगर हम आज नई आबादी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो फिर आपको 17-18 के जो है पर कैपिटा इनकम वो भी नई आबादी के हिसाब से निकालना पड़ेगी, क्योंकि मर्दमशुमारी तो 17 में हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, और मैं थोड़ा सा आपको उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, जिनमें कोई शक नहीं कि वो इंप्रूव हुए हैं, क्या उनका असर जो है वो माइक्रो लेवल पे आ रहा है कि नहीं? तो उसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तान में तरक्की भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल के मुताबिक इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। तो वो जो है ना, एक अमीर तर हो रहा है और गरीब जो है उसकी जिंदगी अगर मुश्किल हो रही है, तो वहां पे ये इशू क्रिएट हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन में अगर आप देखें, अगर आप पिछले साल की यूएनएस कैप की रिपोर्ट निकाल के देखें तो वहां पे भी इस रीजन के बारे में यही कहा गया है कि साउथ एशिया जो है वो तरक्की तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो अमीर और गरीब के दरमियान जो तफरीक है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और डॉक्टर साहब, इसका जिम्मेदार है कौन? यानी अगर ये डिफरेंस है और ये बढ़ रहा है, तो क्या हम ये तवक्को रखें कि ये बढ़ता चला जाएगा और अमीर और गरीब के दरमियान जो डिफरेंस है मजीद बढ़ेगा? हल तो होगा, कोई सोल्यूशन तो होगा गवर्नमेंट के पास।
देखिए इसका जो एक सोल्यूशन गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है और जो इस बजट में शायद हमें नजर आए, वो है टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना, डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जाना। जो पुराना मॉडल है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दी जाती थी, उसमें अगर पेट्रोल जो है वो बड़ी गाड़ी वाले को और मोटरसाइकिल वाले को सेम रेट पे मिल रहा है, या डीजल जो है वो ट्रैक्टर वाले को और एक बड़ी लैंड क्रूजर या पिजारो वाले को सेम रेट पे मिल रहा है, तो कंजम्पशन किसकी होगी? बड़ी गाड़ी वाले की। तो वो अब जब तक टारगेटेड सब्सिडी की तरफ नहीं जाया जाएगा, आप जो खतरे गुर्बत से नीचे या खतरे गुर्बत से थोड़ा सा जो ऊपर लोग हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे इल्म में है कि जो एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके नए सर्वे के मुताबिक लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, राइट सर, यानी आप कह रहे हैं कि सर टारगेटेड सब्सिडी जो है वो इस मसले से हमें निकाल सकती है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर ये तो टारगेटेड सब्सिडी की बात हो गई है, मैं पूछना चाहता हूं ये जो सस्ती अशिया खुरनोश है, आपके नजदीक आप समझते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी देने से इनमें भी कमी आएगी और आम आदमी, तनख्वाहदार तबका या कीमतों में कमी का मजा ले सकेगा? देखिए, सिर्फ एक तरीका है कि आप माइक्रो फाइनेंस को एहसास प्रोग्राम से लिंक कर दें और लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर को कर्जे दिलवाएं और जो बैंक 20% इक्विटी मांगती है वो एहसास प्रोग्राम से दे दें। ये वाहिद तरीका है, नंबर एक। लेकिन जो चीज मैं आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, बार बार बात रह जाती है, ये कैसे कह सकते हैं कि आप माशी अशारिये सही मानों में मुस्बित हैं? मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर सिर्फ दो बातें बताता हूँ। एक है मजमूई बैरूनी सरमायाकारी 2018 में आई थी $5 अरब, और इस हुकूमत के 2 साल और 9 महीने में आई है $3 अरब। तो $11 अरब का झटका तो ये सीधा सीधा लग गया। सरमायाकारी नहीं हो रही, इसका मतलब है? नहीं भाई, $11 अरब का झटका लग गया। मैं कह रहा हूँ जो एक साल में आई थी $5 अरब, अब आई है 2 साल 9 महीने में $3 अरब। तो $11 अरब का झटका तो लग गया। मगर दूसरा जो लीपा पोती है, मैं आपको तवज्जो दिला दूं, जुलाई से मार्च तक हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था वो 0 था। अप्रैल में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट $2.4 अरब एक महीने में आ गया। उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। जब आप देखिए 1 महीने में अब ये क्या हो रहा है कि वो ये 39% 40% मुनाफा चंद हफ्ते में लेके निकल जाएंगे। अब आप आ जाइए रोशन डिजिटल अकाउंट। देखिए, समंदर पर पाकिस्तानी जो बाहर पैसा रखते हैं वो उनको 0.5% मिलता है। आपने कहा जी हम 7% देंगे, तो वो उनको मिलना शुरू हो गया। मगर एक और खेल शुरू हो गया है कि मिसाल के तौर पर मैं अपना पैसा मार्केट से डॉलर खरीदता हूं, मैंने उसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में जमा करा दिया और मैंने अपने भाई चचा को बाहर भेज दिया। अब वो पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है, उस पर भी 7% मिल रहा है। तो आप मुझे सर समझा तो दें कि जो आधे % की जो चीज है आप 7% दे रहे हैं, तो $1 अरब से तो ये ज्यादा आ गया। इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी आप। राइट, बिल्कुल ठीक। तो मेरा से जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ रेट आपका सुस्त हो गया, अफरात ज़र बढ़ गया, कर्जों की रफ्तार जो है इजाफे की तेज है, बैरूनी सरमायाकारी आपकी गिर गई, तो टैक्स और GDP गिर गया, बजट खसारा बढ़ गया, कर्जे बेतहाशा बढ़ गए, रुपए। लेकिन एक जुमला और मैं बता दूं, फिर आप बता रहे। देखिए, बार बार बात हो रही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हुकूमत की हैं वो ये है कि इस हुकूमत के 3 साल में एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ $1.6 अरब, और रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ $9 अरब। अब $1.6 अरब का 3 साल में जो इजाफा है, जब ये आई थी हुकूमत तो $124 का डॉलर था, आज 154। राइट सर। तो अगर मराद देने के बाद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है और अगले साल करंट अकाउंट डेफिसिट आपका आने वाला है, हनीमून खत्म हो गया आपका, तो ये वो फैक्टर्स हैं। तो बार बार ये समझना कि जी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे मुस्बित हैं, ऐसा भी नहीं। राइट, डॉक्टर फरूक सलीम साहब, शार्प कमेंट फ्रॉम योर साइड सर। कितने पुरुमीद है सर आइंदा जो 2 साल रह गए इसके कमोबेश इस गवर्नमेंट के, कुछ पुरुमीद है आप इकानमी के हवाले से? देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पर कैपिटा का बता दूं। आपने पर कैपिटा का पहले जिक्र किया, बहुत ही सिंपल चीज है। आज की GDP लेनी है जो पूरे मुल्क में प्रोड्यूस हुई, और आज की आबादी को उससे डिवाइड करना है। देखिए, अगर आप आज की GDP ले लें और 1947 की आबादी ले लें, तो जो नतीजा निकलेगा वो आपको ये बताएगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। तो ये इसी आपने अगर डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने पॉपुलेशन को 2-3 साल आगे पीछे करना है, तो आप ये साबित कर सकते हैं। नहीं, तो अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर आबिद करीम सुलेरी साहब जो बात कर रहे थे कि जो फिगर्स उन्होंने और जो टेक्निकल चीज बताई है, आप भी एग्री करते हैं कि यही वो वाली चीज हुई है अभी भी? सब टेक्निकल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर असलियत में आज की जीडीपी लें और नीचे जो उसको जिससे डिवाइड करना है आपने वो 1943 की आबादी ले लें तो साबित हो जाएगा कि हम अमेरिका से इस वक्त ज्यादा अमीर हैं। तो ये जो अदाद शुमार का जिसको गोरखगद्दा कहते हैं, ये इससे आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद आपने कहा कि सर शॉर्ट 10 सेकंड में मुझे बता दीजिए कि कितने पर उम्मीद है आप इन 10 सेकंड सर। देखिए, हमने 16 फरवरी को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदे किए हैं। उसमें 1200 अरब का इजाफी टैक्स है, उसमें 900 अरब जो है वो इजाफी बिजली की बिलों की मद में इकट्ठा करना है, उसमें 140 अरब रुपए के जो कॉर्पोरेट के टैक्सेस हैं उसकी एग्जेम्पशन दी गई थी वो वापस लेना है। Right. इसका मतलब तो ये लग रहा है बोझ जो है वो बढ़ जाएंगे। मैं फोकस कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जिंदगी जो है, पाकिस्तानियों की जिंदगी के ऊपर बोझ कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये बोझ जो है ये मजीद बढ़ जाए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरूख सलीम साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर आबिद करीम सुलेही साहब, फरीद रीस को इजाजत दीजिए।